नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स में। आज मैं आपको थोड़ा सा नेट के बारे में बताऊंगी कि आगे जब हम लोग नेट की तैयारी करेंगे तो नेट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन नेट का फॉर्म भर सकता है, क्या एज होती है और कुछ जो मेन क्वेरीज आती रहती हैं स्टूडेंट्स की कि भी ये इसके लिए क्या हम भर सकते हैं, क्या रहेगा, क्या वो पूरी की पूरी जितने भी आज के डाउट्स हैं आप लोगों के वो सब क्लियर हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। देखिए ध्यान से। यूजीसी नेट कंडक्ट कौन कराता है? एनटीए कंडक्ट कराता है। एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट को कंडक्ट कराती है। जो बाकी जैसे जेई के एग्ज़ाम है, नीट के एग्ज़ाम है, वो सभी टेस्ट भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट कराती है। तो ये वाला जो टेस्ट आपका जो है ये भी नेट एनटीए ही कराती है। और साथ के साथ एक और बात, एनटीए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? नेट की ही है। अगर आप किसी भी कॉलेज में टीच करना चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में टीच करना चाहते हो तो मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो नेट रहेगी। अब इसके लिए नेट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है वो ध्यान से देखिएगा आप। नेट के लिए हमें मास्टर डिग्री में, मैं जर्नल की बात कर रही हूँ अभी, सिर्फ जर्नल की, मास्टर डिग्री के अंदर 50% मार्क्स चाहिए। कौन सी मास्टर डिग्री? जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, यूजीसी से अप्रूव्ड हो, वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, चाहे वो प्राइवेट है, वो यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर वो अप्रूव्ड है और मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं जर्नल कैटेगरी में, क्या इसमें कुछ रिलैक्सेशन है? बिल्कुल रिलैक्सेशन भी है। 50% मार्क्स, 55% तो है जर्नल के लिए और 50% मार्क्स एससी कोई है, एसटी है और पीडब्ल्यूडी है तो उनके 50% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि 49.6 हैं, नहीं, 49.7 है, नहीं, 50% पूरे ही चाहिएंगे। कभी आप ये सोचेंगे हाँ जी 59 के बाद अगर 5 से ऊपर होता है ना तो 50 तो ऑटोमेटिक हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा गलती मत करना। 50% विदाउट रैंक। अब इसके अंदर आ गया जी ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट। तो एनसीएल का मतलब क्या होता है? एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब क्या है कि पहले तो क्या था कि 1 साल के अंदर अगर आपकी इनकम 6 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। अब आपकी इनकम अगर 8 लाख से कम है 1 साल के अंदर तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। ओबीसी कास्ट के अंदर अगर आप बिलोंग करते हैं तो 50% इनके लिए भी मार्क्स एलिजिबल होंगे कि 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा नेट के लिए। तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं अगर आपके मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं जर्नल कैटेगरी और 50% मार्क्स हैं आपके अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी में हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई और रिलैक्सेशन भी है? हाँ बिल्कुल है, एक और रिलैक्सेशन है। अगर किसी ने पीएचडी की हुई है 19 सितंबर 1991 के अंदर, 19 सितंबर 1991 के अंदर पीएचडी की हुई है और वो नेट करना चाहता है लेकिन उसकी मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो भी वो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब एक और बात कि एज कितनी होनी चाहिए? एज के लिए होता है, नेट का एग्जाम 2 टाइप से है। आप प्रोफेसर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या आप जेआरएफ करना चाहते हैं या आप दोनों करना चाहते हैं तो देखिएगा, जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप का सारा प्रोसीजर मैं बताऊंगी अभी, पहले एक बार सिर्फ इतना ही समझ लीजिए। अगर आप अप्लाई करते हैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आप तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो आप एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन अगर आप जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए करते हैं और आपका जेआरएफ हो गया
तो नेट तो आपका हुआ ही माना जाएगा, यानी कि नेट तो हो गया और आप जेआरएफ भी हो गए हैं। तो जेआरएफ क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या है, आपको पीएचडी के बाद फेलोशिप देगी। वो मैं सारा प्रोसीजर बताऊंगी, बस इतना आपके लिए देखिए। अब जेआरएफ के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन क्या, एज कितनी चाहिए? तो देखिएगा, अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो 30 ईयर। अब जो आने वाला जो एग्जाम है, पूरी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि भी जून में होगा, जून 21 में। होता तो क्या था कि पिछले साल के हिसाब से बात करें तो जून में और दिसंबर में होता था, तो जून वाला एग्जाम हमारा तो पोस्टपोन हो गया था, तो सितंबर तक लगातार पहुंचते पहुंचते सितंबर की एंड में हुआ, और कईयों का तो अक्टूबर में भी हुआ, दिवाली के आसपास तक भी चलता रहा ये वाला। तो अगर ये सिस्टम रहा तो मार्च के अंदर आपके फॉर्म निकल जाएंगे और जून के अंदर आपका पेपर हो जाएगा, फिर अगला दिसंबर में होगा। साल में 2 बार नेट का एग्जाम होता है, हमेशा ही होता है। एक आधी बार कोई एक्सेप्शनल केस में, एक बार 2017 में भी एक ही बार कंडक्ट हुआ था। कंडक्ट कहाँ होता था पहले? जनवरी में होते होते वो नवंबर में कंडक्ट हुआ। तो ये भी कई बार एक्सेप्शनल केसेस के अंदर 1 साल में हो जाता है, वैसे जनरली साल में 2 बार कंडक्ट होता है। ये फायदा मिल जाता है हमें। अच्छा, एक और बात है, अगर कोई एमकॉम कर रहा है, अगर कोई एमकॉम मतलब एमकॉम क्या, मास्टर डिग्री कर रहा है, तो मास्टर डिग्री कर रहा है तो वो भी अटेम्प्ट कर सकता है। जब नेट का सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके पीछे लिखा होता है कि अगर आपने ये नेट क्वालिफाई कर लिया तो 2 साल के अंदर अंदर आपको मास्टर डिग्री क्लियर करनी पड़ेगी विद 55% मार्क्स। जो आपके मार्क्स हैं, जो भी कैटेगरी के हिसाब से, मैं जर्नल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगी, अगर कोई बीकॉम करके एमकॉम करने में अभी स्टार्टिंग है, उसकी फर्स्ट ईयर है, तो वो भी इसको फिल कर सकता है। फाइनल वालों के लिए तो बेस्ट है कि फाइनल में अगर कोई फाइनल ईयर में अपीयर कर रहा है, लास्ट उसका सेमेस्टर चल रहा है, तो वो तो फॉर्म भर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आ गया जी एज के लिए, अगर कोई जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहा है तो 30 ईयर जर्नल कैटेगरी। और अब ये आ गया जी, क्या रिलैक्सेशन है? बिल्कुल रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन के लिए वही एससी है, एसटी है, ओबीसी है। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर को ही ओबीसी में काउंट किया जाता है, बाकी को जर्नल की तरह ही ट्रीट किया जाता है ओबीसी को। तो ये रहेगा, एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 5 साल की छूट मिलेगी, अगर कोई मेल है चाहे फीमेल है। साथ के साथ पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर को भी 5 ईयर की छूट मिलेगी। फीमेल्स के लिए चाहे कैटेगरी कौन सी भी है, जर्नल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी है, कोई भी है, 35 ईयर, यानी कि फीमेल 35 ईयर तक अप्लाई कर सकती हैं जेआरएफ के लिए, फीमेल, चाहे वो कौन सी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आ गया, अगर किसी के पास LLM डिग्री है तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कोई आर्म्ड फोर्स में है, यानी कि आर्मी में है, तो भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ये ध्यान रखना है। और अगर कोई मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहा है, उसने कभी पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट लिया हुआ है कि मैंने तो मेरा जो टाइम है वो साइंटिफिक रिसर्च के अंदर लगाया, तो वो सर्टिफिकेट बेस पे भी उसे 3 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है। ये तो इसका क्राइटेरिया है। और एपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि अगर आपने खाली नेट क्वालिफाई करना है, जेआरएफ के लिए नहीं हो आप एलिजिबल, आपकी उम्र अगर मान लो 35 से ज़्यादा होगी, फीमेल हैं तो, और जर्नल के लिए 30, तो नेट के लिए आप लाइफ टाइम तक अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर पेपर देने की क्षमता है तब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेट के लिए तो मेन बात ये हो गई कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको नेट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि नेट, जेआरएफ और जो पीएचडी है उसका क्या प्रोसीजर रहता है, वो सारा कुछ। उम्मीद करती हूँ ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी जो क्वेरी है उसको डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, 2018 के अंदर एक नोटिफिकेशन आया, ट्वीट डाली गई कि जो पीएचडी कर रहा है वो ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, चाहे वो कॉलेज है चाहे वो यूनिवर्सिटी है। तो फिर क्या हम पीएचडी ही करें, क्या हम नेट ना करें, क्या नेट की कोई वैल्यू नहीं है, क्या किया जाए,
ये देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, देखिएगा ध्यान से। नेट, JRF और PhD। अब ये क्या रह गया, देखिए अगर आप किसी भी कॉलेज में आप कॉन्ट्रैक्ट पे लगना चाहते हो, एडहॉक बेस पे लगना चाहते हो, किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हो, तो नेट की आपको क्वालिफिकेशन चाहिएगी। मिनिमम एलिजिबिलिटी अभी भी नेट ही है, ये ध्यान रखिएगा। अब धीरे धीरे जब आप आपके अंदर एक ललक हो जाएगी कि भी मैं कॉन्ट्रैक्ट पे ही क्यों काम करती रहूँ, मैं तो भी आगे भी बढ़ना चाहती हूँ, तो मैं आगे करूँ, तो फिर आपको PhD करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप JRF क्वालिफाई हो जाते हो तो लगभग 35,000 रुपीज़ आपको स्टाइफन मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। कब मिलेगा, अब आप ये देखिए कब मिलेगा, जब आप 3 साल के अंदर विद इन 3 ईयर आप PhD के लिए एडमिशन ले लेते हैं। तो PhD के लिए आपने 3 साल के अंदर अगर एडमिशन ले लिया, जब आपको JRF का सर्टिफिकेट मिला, तो आपको स्टाइफन मिलेगा। लगभग जो बेसिक पे है वो 16,000 है, और उसके बाद DA वगैरह सब मिला के लगभग 35,000 के करीब आपको मिलता है, आपको मिलेगा। 2 साल आपको PhD करते करते हो गए। अब आप क्या करेंगे, JRF से SRF में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जगह अब आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, PhD का जो मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, 3 साल मिनिमम और 5 ईयर क्या है, मैक्सिमम होता है। इस दौरान में आपकी PhD कंप्लीट हो जाती है, जिसमें आपका कोर्स वर्क होता है, आपका पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर, और उसके बाद आप क्या करते हैं, थीसिस वगैरह होती हैं, वाइवा होता है, बहुत कुछ है, सबमिशन होता है, और प्लेगरिज्म वगैरह चेक होता है। सब लंबा प्रोसीजर है, ये PhD का काफ़ी लंबा चलता है, तो लगभग 5 साल लग जाते हैं इसके अंदर। ये है जी नेट मिनिमम एलिजिबिलिटी। अगर आप PhD करना चाहते हैं तो JRF अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड देगी। अगर आप नेट क्वालिफाई हो और आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD करना चाहते हो तो आपका जो टेस्ट है वो एग्जाम्प्ट होता है, आपको कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे आपका PhD में एडमिशन हो जाता है। ये भी बेनिफिट होता है नेट का, ये ध्यान रखिएगा। ये कुछ पॉइंट्स थे। अब एक और मैं बात बताऊं आपको कि अब जो नया जो हमारा जो नोट आया है कि जुलाई 2021 के बाद PhD जरूरी हो जाएगी। अगर आप किसी कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हो, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो ये ध्यान रखिएगा कि अब धीरे धीरे जो दायरा है हमारा एजुकेशन का वो बढ़ता जा रहा है। तो नॉलेज होनी चाहिए आपको। हमारी जो क्लासेस लगेंगी नेट की, वो हमारी लगेंगी नेट कॉमर्स की। मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट की तैयारी कराऊंगी। मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट हैं वो कॉमर्स वाले ही होते हैं, तो कॉमर्स के काफ़ी जो सब्जेक्ट हैं, जो मैनेजमेंट के काफ़ी सब्जेक्ट कॉमर्स के जो सब्जेक्ट के साथ कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब्जेक्ट मैं करवाऊंगी कॉमर्स के, आपको पूरा कॉमर्स का पहले सिलेबस डिफाइन करवाया जाएगा कि क्या क्या सिलेबस है, पहले क्या होता था, हम क्या क्या करेंगे इसमें। अभी मैंने आपको सिर्फ एक जो क्राइटेरिया है वो बताया है कि ये सिस्टम होता है, इस तरह से हमने नेट की तैयारी करनी है। साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, सिलेबस लेंदी होता है। जो आपका ग्रेजुएशन प्लस में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, उस दोनों को कंबाइन करके जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा होता है। सिलेबस पूरा पर्टिकुलर डिफाइन है, 10 यूनिट हैं हमारी, वो सब हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। और जो एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए भी एक मैसेज आया हुआ था कि भी पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड बताइएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है तो क्या क्या होगा, वो मैं अगली वीडियो में पूरा प्रोसीजर बताऊंगी कि जब हमारी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम लोग कभी इंटरव्यू देने जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो इंटरव्यू होता है तो मार्किंग कैसे कैसे होती है, कितने मार्क्स हमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन बेस पे मिलते हैं, नेट के कितने मार्क्स होते हैं, JRF के कितने, SRF के कितने, पेपर्स के कितने, वो सब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। तैयारी कीजिए आप फुल, ज़बरदस्त तैयारी होनी चाहिए आपकी नेट की। स्टार्ट कर दीजिए कि हमने अब नेट की तैयारी करनी है। इसीलिए मैंने आपको पूरे के पूरे जितने भी मेरे हिसाब से लगता है कि ये डाउट हो सकते हैं वो मैंने क्लियर करे हैं। अच्छा, एक और बात कि कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भी हम लोग कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई करें।
81 सब्जेक्ट हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आप जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है उसी में ही आप नेट कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा, अदरवाइज तो लगभग सभी सब्जेक्ट हमारे इसमें मैच कर जाते हैं। कॉमर्स वाले तो कॉमर्स, एमकॉम किया है तो कॉमर्स से करोगे, एमबीए की हुई है तो एमबीए से करोगे, हिंदी में एमए किया है तो हिंदी में आप नेट करोगे, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, ऐसे बहुत से जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब में सब्जेक्ट वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।